स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद पहली कोई इतनी बड़ी सभा हुई थी जिसमें 50,000 के आसपास व्यक्ति एकत्रित हुए थे। वो उस पंचायत की अध्यक्षता की जो मेरे परदादा थे। सामाजिक उत्थान, शादी, नशा, ऐसे 27 प्रस्ताव पारित किए थे जो उस वक्त की आवश्यकता के अनुसार थे। उस वक्त 1914 में 5100 रुपए का दान देकर स्कूल आरंभ करवाया था। अगर उस 5100 रुपए को उस वक्त के जमीन के मूल्य और आज के जमीन के मूल्य या उस वक्त के सोने के मूल्य और आज के सोने के मूल्य पे लगाएं, 20-30 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक वैल्यू थी आज के मुकाबले उस पैसे की। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली छात्रवृत्ति आरंभ की थी गुरुकुल कांगड़ी के माध्यम से, जो हरिद्वार में चलती है। एक जनता दरबार हरपाल की चौपाल नाम से लगाते हैं, जिनमें क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे लोगों की समस्याओं के निराकरण का कदम उठाते हैं और सबका काम होता है। ये भावना कैसे, कहां से जागृत हुई? 3.5-4 दशक से जो सामाजिक कार्य करने का यहाँ पे मैं तो सौभाग्य ही कहूँगा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए आता है। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। यानी हिंदी हर जगह हो, उसके लिए आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है। आखिरकार कैसे ये सब? जब तक व्यक्ति को उसकी मातृभाषा का ही हक अधिकार नहीं मिलेगा तो वो अपनी बात कैसे कह सकता है, कैसे सुनेगा? बगैर मातृभाषा की स्वतंत्रता के व्यक्ति गूंगा भी है और अधूरा भी है। तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच भाषा अधिकारी बने फुटबॉल। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहली बार देश के इतिहास में हिंदी में परिपत्र जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है वो हिंदी में मुकदमा दाखिल करना चाहता है तो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय की जो हिंदी समिति है उससे मदद लेकर मुकदमा कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं गणेश यादव। आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। मैं अपने एपिसोड के तहत अपने अपने कार्यक्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनके द्वारा सामाजिक कार्यक्षेत्र में किए गए विषयों को लेकर के सभी दर्शकों को रूबरू करवाता हूं। आज ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, चौधरी हरपाल सिंह जठराना जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कितना अतुलनीय कार्य किया है, समाज के उत्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है और राष्ट्र के संरक्षित करने के लिए, राष्ट्र हित के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं एक एक विषयों पे उनसे उनका पक्ष जानना चाहूंगा। बहुत बहुत नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। चौधरी साहब, बहुत बड़ा ऐतिहासिक गांव है कादीपुर, जिसकी इतिहास की अगर चर्चा की जाए तो कागज के पन्नों पे समेटा नहीं जा सकता। जिस गांव से और जिस परिवार से आप हैं, उस परिवार के बारे में, उस पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार सबको। गांव कादीपुर लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ पे बसा था। खेड़ा गांव, खेड़ा कला यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, वहां से आके यहाँ बसे थे। तब से लेकर अब तक कादीपुर के हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए कई अच्छे ऐसे कार्य किए हैं, हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। अगर मैं पिछले 150-200 वर्षों की बात करूं तो 1911 में एक हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बरौना गांव में एक पंचायत हुई थी, जिस पंचायत में तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो 50,000 व्यक्ति उस टाइम मौजूद थे। और वो 50,000 व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद पहली कोई इतनी बड़ी सभा हुई थी जिसमें 50,000 के आसपास व्यक्ति एकत्रित हुए थे। उसकी अध्यक्षता वैसे तो जहां सभा होती है वहां के जो चौधरी होते हैं वो करते हैं, लेकिन चौधरी भीम सिंह जी की काबिलियत और उनका जो समाज में, देश में नाम था, उनकी वजह से वो उस पंचायत की अध्यक्षता की जो मेरे परदादा थे। उसमें उन्होंने 26-27 प्रस्ताव पारित किए थे, जिसमें से शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण था, दहेज बहुत महत्वपूर्ण था, सामाजिक उत्थान, शादी, नशा,
ऐसे 27 प्रस्ताव पारित किए थे जो उस वक्त की आवश्यकता के अनुसार थे। उनमें से बहुत से आज भी आवश्यक हैं वो सभी प्रस्ताव। इसमें उन्होंने खुद शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 1914 में रोहतक में एक स्कूल की स्थापना करवाई। उस वक्त 1914 में 5100 रुपए का दान देकर स्कूल आरंभ करवाया था। अगर उस 5100 रुपए को उस वक्त के जमीन के मूल्य और आज के जमीन के मूल्य या उस वक्त के सोने के मूल्य और आज के सोने के मूल्य पे लगाएं, 20-30 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक वैल्यू थी आज के मुकाबले उस पैसे की। उसके बाद आर्य समाज को बढ़ाने के लिए, आर्य समाज की शिक्षा को बढ़ाने के लिए मेरे दूसरे दादाजी ने उसी दौरान, यहाँ पे एक बैठक हुई है कादीपुर में 1914 में, जिसकी फोटो भी हमारे पास उपलब्ध है। उस फोटो में 5100 रुपए गुरुकुल कांगड़ी को दान दिए। ये उस टाइम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब एक ही राज्य होता था। पंजाब जो कि और पाकिस्तान में भी चला गया, वहां की तरफ भी जो पंजाब राज्य बहुत बड़ा राज्य था, पंजाब कहलाता था, पंजाब प्रांत कहलाता था। उसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली छात्रवृत्ति आरंभ की थी गुरुकुल कांगड़ी के माध्यम से, जो हरिद्वार में चलती है। उसमें भी 5100 रुपए का दान दिया था, जिससे कि जो छात्र हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, गरीब बच्चे, उनको छात्रवृत्ति आरंभ की जाए। वो छात्रवृत्ति 20-30 साल पहले तक भी चल रही थी। हमारे पास चिट्ठी भी आती थी 30-40 साल पहले तक कि आप अपना कोई भी बच्चा इसमें निःशुल्क पढ़ने के लिए दाखिल करा सकते हैं। तो ये शिक्षा का जो काम किया गया, समाज का जो किया गया, दहेज विरोध का जो अभियान था उनका, वो भी उस वक्त भी कामयाब रहा होगा, लेकिन वो हमने खुद भी इसके ऊपर प्रयास किया। और मैंने खुद अपनी शादी में कोई दहेज नहीं लिया, अपने दोनों भाइयों की शादी में नहीं लिया, अभी मेरे बेटे की हुई थी उसमें नहीं लिया। और ये एक अभियान भी बना, बहुत ही छोटा अभियान भी कह सकते हैं, 10-5 व्यक्तियों ने ही भले इसको अपनाया हो, इससे भी ज्यादा की कह सकते हैं कि उन्होंने भी कोई दहेज किसी रूप में, ना 1 रुपया, ना एक लकड़ी, ना एक कपड़ा, कुछ नहीं लिया। उस टाइम पशु की जो अच्छी नस्ल पैदा करने की बात थी वो भी दादाजी ने की। आज की उसकी आवश्यकता तो दिल्ली में तो नहीं है, लेकिन हरियाणा में है। ऐसे 27 विषय थे जिन पे काम किया गया था। चौधरी साहब, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप हैं, आपको इन समाज सेवा में ज्यादा रुचि लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन सब के इतर लोगों की समस्या को देखते हुए और प्रत्येक, एक तो उदाहरण है छोटा सा, प्रत्येक बुधवार को आप अपने कार्यालय में, अपनी हवेली में एक जनता दरबार हरपाल की चौपाल नाम से लगाते हैं, जिनमें क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे लोगों की समस्याओं के निराकरण का कदम उठाते हैं और सबका काम होता है। ये भावना कैसे, कहां से जागृत हुई? ये भावना मैं पारिवारिक ही कह सकता हूँ। जो मैंने अभी पहले विषय बताए, यहाँ पर हमारी जो हवेली है उसका जो मेन दरवाजा है, वहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास 2 जगह हैं जो मेरे परदादा वहाँ पर बैठ के समस्याओं के समाधान किया करते थे। लोग आते थे, बहुत बड़ा एक क्षेत्र वहाँ पर है जो मैंने अभी दिखाया आपको। तो उसके बाद भी ये समय समय पे स्थिति परिस्थिति अनुसार बदलती रहे, अलग अलग प्रकार के सामाजिक कार्य हुए। मेरे दादाजी चौधरी नारायण सिंह जी दिल्ली के बहुत बड़े वकील हुए। उन्होंने दिल्ली का पहला कोऑपरेटिव बैंक, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। उन्होंने पहले पढ़ाई की थी, फिर उन्होंने वकालत की, आज़ादी के बाद दिल्ली में की। और कई ऐसे मुकदमे, ऐतिहासिक मुकदमे और गरीब व्यक्तियों के मुकदमे, गुड़गांव के कुछ ऐसे मुकदमे सामने आते हैं जिनकी जमीन ग्रहण कर ली गई थी, जिनकी जमीन का सरकार ने कर ना देने के कारण से किसी व्यक्तियों ने खरीद लिया था बहुत कम कीमत पे, तो उनका मुकदमा जीता था। ऐसे और भी बहुत से मुकदमे मेरे दादा चौधरी नारायण सिंह जी ने जीते, जो सामाजिक तौर पर, और उन गरीब आदमियों के जिनके पास उस वक्त बहुत ही पैसे की अच्छी स्थिति नहीं थी और खाने के भी लाले थे। और मेरी जहाँ तक बात है कि उन्हीं से मिली ये मुझे। और मैं जब से वो संभाला, जब से कह सकता हूँ मैं, लगभग पिछले 3.5-4 दशक से जो सामाजिक कार्य करने का यहाँ पे मुझे, मैं तो सौभाग्य ही कहूँगा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है
कि हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए आता है, ये व्यक्ति के सौभाग्य की बात है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि कोई ना कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए, ये खाली बुधवार को नहीं है। शायद कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन 2, 4, 5 यहाँ पे व्यक्ति सुबह शाम ना आते हों, और उनमें से बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, आर्थिक मदद भी की भी जरूरत होती है, और उसकी भी हम देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अनेकों प्रकार के कार्य समाज के लिए अलग अलग प्रकार के, खाली यहीं पर नहीं, क्षेत्र की कोई समस्या हो, देश की कोई समस्या हो, विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसी ऐसी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया है जो आज से 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन उन समस्याओं का समाधान अभी करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें बहुत से ऐसे नए विषय हैं जिन पर जो अभी जनता की आवश्यकता है, जनता की आवश्यकता के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है, उन लगभग 200 ऐसे विषयों पर यहाँ पे काम किया जा रहा है। चौधरी साहब, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, इसको सार्थक करते हुए पूरे विश्व में जिस हिंदी के नाम से देश का नाम प्रचलित और सिरमौर बना हुआ है, उस हिंदी के लिए आप बहुत सार्थक प्रयत्न कर रहे हैं। न्यायालय से लेकर के तमाम जगहों पे हिंदी में एक पत्र व्यवहार हो, हिंदी में फैसले सुनाए जाए, यानी हिंदी हर जगह हो, उसके लिए आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है। आखिरकार कैसे ये सब? देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और बगैर मातृभाषा की स्वतंत्रता के ये आजादी अधूरी है। जब तक व्यक्ति को उसकी मातृभाषा का ही हक अधिकार नहीं मिलेगा तो वो अपनी बात कैसे कह सकता है, कैसे सुनेगा। बगैर मातृभाषा की स्वतंत्रता के व्यक्ति गूंगा भी है और अधूरा भी है और बहरा भी है। इसमें बहुत से, आज से नहीं, ये लगभग 85-88 से एक आंदोलन चला जो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन कहा गया। ये आंदोलन आरंभ किया गया था पुष्पेंद्र चौहान, जो बागपत के रहने वाले थे, उनके द्वारा बोट क्लब पर। उसके बाद फिर संघ लोक सेवा आयोग पर आया, और लगभग 14 वर्ष तक वो लगातार चला। 14 वर्ष में राम का वनवास खत्म हो गया था, लेकिन भाषा की स्वतंत्रता खत्म नहीं, मतलब भाषा की जो पाबंदियां थी, अंग्रेजी खत्म नहीं हो पाई उस 14 वर्ष में। और हमारा धरना महत्वपूर्ण व्यक्ति माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में हटाया गया, जिस धरने पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ज्ञानी जैल सिंह और चंद्रशेखर आजाद, वीपी सिंह, ऐसे 4-5 प्रधानमंत्री और 2 राष्ट्रपति बैठ के अपने बोलने का इंतजार किया करते थे पद मिलने से पहले, और उन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यालय में उस धरने को हटाया गया। जब हम उनसे मिले, उस वक्त बंबई में कोई कार्यक्रम था, 4 दिन बाद वो दिल्ली आए, हम उनसे मिले जाके, तो बहुत दुखी थे। और जब भी उन्होंने आडवाणी जी को फोन किया, कि गृह मंत्री थे, दिल्ली उनके अंडर में आती थी, और उस वक्त पुलिस कमिश्नर, एनडीएमसी कमिश्नर और भी उच्च अधिकारियों की बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने निवास स्थान पर बुलाई, और सभी से पूछा गया। सबकी एक ही बात थी कि जी, आडवाणी जी ने ऐसा करने के लिए हमें कहा था या संकेत दिए थे। तो फिर आडवाणी जी को फोन किया गया, और अखबारों में उस टाइम खबर छपी, तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच भाषा अधिकारी बने फुटबॉल। हम प्रधानमंत्री कार्यालय में जाते थे, वो फोन कर देते थे, फिर हम वहां जाते थे, वहां मुलाकात नहीं होती थी, फिर हम दोबारा से प्रधानमंत्री कार्यालय में आते थे। तो कुल मिला के उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद हम जंतर मंतर पर भी कई साल धरना दिया गया, लेकिन जो जिस गति से काम होना चाहिए था, आज तक हमारी राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है। इसके लिए मैंने सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार हिंदी में एक नागरिक की हैसियत से पहली बार कोई मुकदमा लगाया। मुकदमे का परिणाम तो विशेष नहीं निकला, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मेरे जो आवेदन था उसके ऊपर पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में एक हिंदी में परिपत्र जारी किया। अब से पहले कभी हिंदी में परिपत्र नहीं होता था। माननीय हेमंत कुमार जी उसमें न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा, 3 बार वार्तालाप हुई, मैंने मुकदमे में खुद पेश हुआ, मैं
तो उन्होंने कहा हमें अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती। मैंने कहा मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप कैसे बात करें? तो उन्होंने कहा नहीं, आप वकील ले लो, हम वकील दे रहे हैं। मैं कहा भाई मैं क्या खुद बात नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा कर सकते हो, पर अंग्रेजी में करनी पड़ेगी। मैं क्या हिंदी में बात करने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? बोला है, पर मुझे अंग्रेजी हिंदी नहीं आती। इस तरह से 3 तारीखों पे आपसी बहस होती रही और आखिर में निर्णय ये हुआ कि आप अपना जो प्रतिवेदन है वो उस वक्त के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको दिया जाए। उन्होंने ऑर्डर कर दिया और उसके ऊपर आपका जो है उस पर पूरा गौर करके हम कार्रवाई करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहली बार देश के इतिहास में हिंदी में परिपत्र जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है वो हिंदी में मुकदमा दाखिल करना चाहता है तो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय की जो हिंदी समिति है उससे मदद लेकर मुकदमा कर सकता है। ये एक बड़ी उपलब्धि उस वक्त थी। उसके बाद बहुत से ऐसे कार्य हुए। जिला न्यायालयों में मैंने पहली बार हिंदी में मुकदमा लगाया, या मेरा बेटा भी वकील है, उसने पहली बार हिंदी में मुकदमा लगाया। उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने कहा जी इसमें हम सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, जैसे भी 1000 बहाने होते हैं। तो परिणाम तो कोई खास नहीं निकले उनके, लेकिन मुकदमा लगाने का प्रयास किया। और मेरे से पहले भी कुछ व्यक्तियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अंग्रेजी में मुकदमा लगा के, एक सरदार जी थे उन्होंने हिंदी में बहस की थी दिल्ली उच्च न्यायालय में। तो प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम अभी तक नहीं निकल पाया, जिस तक देश अभी तक भी गूंगा और बहरा है। चौधरी साहब, सनातन संस्कृति को संरक्षित करने के लिए आपने एक बहुत ही सार्थक कदम उठाया, जो कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मिठाई से वंचित रहते हो, कोई ना कोई मिठाई खाते ही है। बहुत सारी मिठाइयों के ऊपर चांदी का एक वर्क लगाया जाता है, वो है क्या? इसको लेकर के आपने प्रत्येक विभागों में इसके जानकारी दी और आपने लड़ाई लड़ी, वो था क्या? और उससे हमारी संस्कृति को नुकसान हो रहा था, उसके लिए आपने क्या किया? चांदी का वर्क जो लगता है ये लगभग 2007-8 में एक पुस्तिका आती थी, कोई मुझे नाम ध्यान नहीं है, बहुत मोटी पुस्तकें आती थी, वो गुरुकुल कांगड़ी से शायद निकलती थी। उसमें ये छपा और राजस्थान के एक व्यक्ति ने इसके ऊपर एक लेख लिखा एक जाट पत्रिका में। उससे पहले मैंने चांदी का वर्क कभी नहीं खाया था, आज भी नहीं खाता हूं। बचपन से मुझे मालूम था मांसाहारी होता है, लेकिन मैंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन उस जयपुर के व्यक्ति का जब मैंने लेख पढ़ा तो मुझे लगा कि इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने पूरे विस्तार से दिया गया था और उसमें साफ लिखा हुआ था कि भारत में 99%, 99.99 कितना ही कह लीजिए, वो मांसाहारी होता है। मैंने उसकी जानकारी निकाल ली, लगभग 10 साल लगे। मेरे पास वो आदेश है जिसमें सरकार ने 2016 में या 15 में आदेश में कहा कि आपने जो प्रयास किया वो बहुत सराहनीय है, हम इसकी सराहना करते हैं। मैंने उसमें ये सरकार से मांग की लगभग 1 दशक या 8-9 साल तक कि चांदी का वर्क मांसाहारी होता है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर कारक होता है। लेकिन मुझे ये सिद्ध करने में सभी विभागों ने, जो एफसीआई है, एफएफसीआई है और दूसरे, उन्होंने कहा कि आप ये सिद्ध करें कि ये चांदी का नहीं है। तो सिद्ध तो उनको करना चाहिए था, लेकिन मेरे से करवाया गया, कहा गया। मैंने 4 जगह से, कलकत्ता, एक शायद महाराष्ट्र में बम्बई या नागपुर, पुणे शायद, मेरठ, एक जगह वाराणसी, ऐसे 4-5 जगह से मैंने कुछ जानकारी ली। तो उसमें साफ लिख के आया कि ये जो है मांसाहारी बनाया जा सकता है और देश में बहुत सी जगह पे बनाया भी जा रहा है। ऐसी मेरे पास कुछ जानकारी आई तो मैंने फिर सरकार को दी, तो सरकार ने ये माना और एक नियम बनाया कि इसमें ऐसा हो सकता है। और ये हम नियम बनाते हैं कि चांदी का वर्क 99.99 मतलब 99.9% चांदी होनी चाहिए, ऐसा बनाया जाए। उसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय तक भी गए वो लोग, और बहुत से प्रयास करने के बाद शायद मैं उसको 2019 में लागू कराने में सफल रहा। और उस वक्त के जो व्यापारी थे उनके भी कुछ उनसे वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि ये इतनी करोड़ की मशीन आएगी, हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लगाएंगे, गरीब आदमी हैं, ये है वो है। तो अभी तक तो जो ये बनता था वो
वो मांसाहारी वर्ग गाय की आंत में रख के कूटा जाता था, जिससे वो फटे नहीं, टूटे नहीं और लंबा फैल जाए। और ये आज भी बहुत सी वीडियो ऐसी नेट के ऊपर उपलब्ध हैं जो देखिए गाय के मांस से कैसे बनता है मांसाहारी वर्ग। तो वो बनाया जाता था। वो सभी मंदिरों में कितनी कितनी मतलब धार्मिक भावना लोगों की आहत हुई होंगी, और अभी भी हो रही हैं। अभी भी जागरूकता की कमी है, अभी भी उस बारे में लोगों को जागरूक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब कोई भी बहुत कम माध्यमों के माध्यम से ऐसा प्रचार किया जा रहा है। मैं आपको ये धन्यवाद दूंगा कि इस विषय पे आपने एक चर्चा की, क्योंकि लोग छापने के लिए तैयार नहीं है उस विषय को। हमारे 2-4 अखबार में तो छपा, उसके बाद कोई छपा ही नहीं। हम कहीं भेजते हैं तो कोई छाप के तैयार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आज भी वो हनुमान की मूर्ति के जो प्रतिमा होती है उसके ऊपर लगाया जाता है, बहुत से भगवान जो है उनकी प्रतिमा पे लगाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, शादियों में खूब लगाया जाता है, आज भी उपयोग हो रहा है। और मैं ऐसा आज भी दावा कर सकता हूं कि 90-95% वो वर्क आज भी मांसाहारी बन रहा है। और ये सनातन जो हमारी पद्धति है इसके बहुत खिलाफ है, और ये धार्मिक भावना के खिलाफ है। और यह जो बनता है ये कैंसर कारक है, कि ये जो बनाया जाता है जिस प्रक्रिया से वो जो है वो कैंसर पैदा करती है, ऐसा सरकार खुद लिख के देती है। चौधरी साहब, आपके जीवन काल में एक ऐसा समय आया कि समाज के संरक्षण, समाज हित के लिए आपको जेल तक जाना पड़ा और आपके ऊपर झूठे मुकदमे हुए। वो क्या था और कैसी ये विडंबना है इस देश की? मेरे लिए तो वो सौभाग्य की बात है कि जेल जाना, स्वतंत्रता से पहले व्यक्ति अपने आप को जेल, जो क्रांतिकारी जाया करते थे वो कहते थे कि हमारा सौभाग्य है कि जेल में जाने का अवसर हमें मिला। मैं भी उस बात से सहमत हूँ, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात जो सौभाग्य मुझे मिला कि जेल में जाने के बाद वो जो घटना थी, वो झूठी घटना थी एक महिला के ऊपर, एक महिला, विधवा महिला के ऊपर के बच्चे को पुलिस ने अपने बूथ पर ले जाके मार पिटाई की और उसका दुर्घटना हो गई। वो बूथ पुलिस का मैंने ही खुलवाया था। हमारा यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर थाना होता था। पुलिस वालों ने कहा कि हमें एक ऐसा स्थान दे दिया जाए जहां पर हम बैठ के आपकी सुरक्षा कर सकें, लेकिन वो असुरक्षा का कारण बना। बहुत से लोग मेरे पास आए, ये बात 2006-07 की है, तो कि जी ये तो यहाँ पर लोगों ने उगाही का वो बना लिया पुलिस ने, आप इसको बंद करवाओ। हमने वो, कोई भी काम मैं जब करता हूं तो समाज से सलाह लेकर और समाज से पूछकर, समाज से विचार विमर्श करके मैं हमेशा से करता रहा हूं। तो जब वो खोला गया था उस वक्त भी आसपास के गांव की कॉलोनी की बैठक की गई थी, और जब उसको बंद करने की बात आई, जब भी उसकी मीटिंग की जा रही थी, तो पुलिस वालों ने पहले हर एक प्रकार से दबाव प्रभाव सारा जो इस्तेमाल होता है वो किया कि मैं उस पर कार्रवाई ना करूं, क्योंकि एक लड़के की मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने कहा भाई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, बिगड़ बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, किसी विधवा महिला का बेटा चला गया और आप कह रहे हैं कार्रवाई ना करें। खैर वो कार्रवाई हुई। पुलिस वालों का हर रोज का काम होता है किसी ना किसी को बचाना, किसी को फंसाना, उनके रोज के तजर्बा होता है। तो हमें वो झूठे मुकदमे में वहां पर उस पुलिस बूथ में हम कुछ दूरी पे मीटिंग कर रहे थे, खुद आग लगा के कुछ लोगों को शाम को दारू वारू पिला के आग लगवा दी। पूरी रिकॉर्डिंग सबके सामने है कि कौन आग लगा रहा है। फोन मैंने किया जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे आग लग गई है और आप पुलिस आइए, तो लगभग आधा घंटे 40 मिनट के बाद पुलिस वहां पहुंचती है और आरटीआई में लिख के देती है मुझे कि जाम होने के कारण हम नहीं पहुंच पाए। और आने के बाद जो पूरी रिकॉर्डिंग, पुलिस वहां घूम रही है, कई टीवी वाले मौजूद हैं, सबके सामने होने के बावजूद, और हमें पकड़ लिया। और सब लोग भाग गए थे वहां से, मुझे भी कहा जा रहा था भाग जाओ नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। तो सब लोग चले गए थे, लेकिन मैं खड़ा था वहां पे, मैंने खुद पुलिस को बुलाया था। तो आते ही मुझे पकड़ा और ले गए। यहाँ विरोध काफी हुआ, थाने में भी लोग, बहुत से लोग पहुंचे, तो उसको दिखाने के लिए लोगों ने उनको 13 आदमियों को और पकड़ लिया, और ऐसे ऐसों को भी पकड़ लिया जो यहाँ के थे ही नहीं, जो स्टैंड पे खड़े थे, कहीं से आए थे, कहीं जा रहे थे, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे। तो पकड़ के बोले जी आप वो कर रहे थे। खैर वो न्यायालय में मुकदमा, जेल में जाने की जो मैं बात बता रहा हूँ उसमें ये रहा कि जेल में जिस बैरक में हम रहते थे उसी में शौचालय होता है, उसी का पानी पीने का मटका होता है, एक बड़ा कमरा होता है। उसी मटके से तो रात को, दिन में हम पानी पीते थे, उसी से रात को लेटरिन के जंगल के हाथ धोए जाते थे।
मैंने जेलर से कहा जी तो बीमारी फैल जाएगी, क्या है ये? कहने लगा आप अपनी जेल बैरिक में लागू कर दो, हम पूरी जेल में लागू कर देंगे। उन्होंने मुझे अलग अलग डिब्बे दिए, लाल नीला पीला 2-3 तरह के। मैंने सबको कहा, कह दिया कि भाई ये लाल डिब्बा लेटरिन का है, शौच का है, इसमें कोई पानी नहीं पिएगा। नीला डिब्बा पानी पीने का, इसको कोई शौच में नहीं ले जाएगा। तो रात को देखते थे फिर वही डिब्बा ऐसे मिलता था। तो मैंने सुबह फिर 1-2 बार कहा कि भाई ऐसा मत करो, तो वहां तो एक से एक खलीफा होते हैं, किसी ने नहीं मानी, मुझे धमका दिया गया। तो खैर उसके बाद उस जेलर ने मेरे आने के बाद मुझे बताया गया कि हर एक जेल बैरिक में एक वाटर कूलर लगवा दिया गया था। जेलर ने मुझे कहा हमें पता नहीं लगता है समस्या क्या है, लोग मेरे से बताते नहीं है। और 18 लाख रुपए का बजट उस टाइम बताया गया था, जो हर एक उसमें वो लगे थे कूलर, 10-15 कितने लगे, तो वो पानी लगा। ऐसे बहुत से, मैं अगर एक दिन और जेल में रह जाता तो देश के इतिहास में पहली बार, मेरी धर्मपत्नी बीमार थी उस वक्त, तो मैं पहला फोन करता जेल से अपने घर पे, आदेश हो गए थे, फिर उसके बाद कोई हरियाणा से किया गया बताते हैं। तो ऐसे बहुत से विषय थे। जो हमें खाना दिया जाता था जेल में, न्यायालय में लाने के बाद, वो पन्नी में तो रोटी दी जाती थी और पन्नी में सब्जी दी जाती थी, और हम बैठ नहीं सकते थे। हमारा जो एक खारजा होता है उसमें इतनी भीड़ हो जाती थी कि हम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे बिगैर टच हुए। तो खाना कैसे खाएं, पन्नी में सब्जी है, उसको रोटी को कैसे लगाएं, ऐसे करें, तो बहुत परेशानी थी। तो उसका भी नियम बदलवाया, फिर प्लास्टिक की, कागज की, पहले प्लास्टिक की वहां देनी शुरू हुई, फिर कागज की पतलें आनी शुरू हुई। हाई कोर्ट की एक कमेटी नियुक्त करवाई मैंने, वो सारे जेलों में जाके उसका उसने निरीक्षण किया, उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो ये बहुत सी चीजें थी। एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी जेल के जो अधिकारी हैं वो खुद कैदी बने हुए थे। वहां पर उन अधिकारियों से, हेड वार्डनों से 15 से 18 घंटे तक की ड्यूटी ली जाती थी। कोई भी अधिकारी, हेड वार्डन सुबह 5 बजे आके जेल खोलता था। अगर कोई कैदी दिल्ली से बाहर चला जाए, बस में चला जाए, वापस नहीं आया, तो वो रात के 8-9 बजे तक जेल में जेल को बंद नहीं कर सकता था। तो वो बहुत बड़े कैदी थे। उन्होंने किया कि ये आप राणा साहब इस पे आप जरूर काम करें। तो मैंने आके कई वर्ष उन पे काम किया। कोर्ट में मुकदमा तक लगाना पड़ा, फिर जाके उन जेल के अधिकारियों की 8 घंटे की ड्यूटी नियुक्त हुई थी। उस वक्त ड्यूटी का जो समय था वो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक लिखा हुआ था, लेकिन सूर्यास्त के बाद भी वो काम लेते थे। तो मेरा ये कहना था कि अंग्रेजों के जमाने के सूर्य उदय सूर्यास्त खत्म हो गया है, अब उनका भी, अंग्रेजों का कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था, तो आप तो कर दो कम से कम। तो वो किया गया, 8 घंटे की नियुक्त हुई ड्यूटी। ऐसे और भी बहुत से कार्य, जेल न्यायालय के कुछ ऐसे विशेष विषय बदलवाए गए, जब व्यक्ति, कैदी, मतलब जो व्यक्ति होते हैं जिनका मुकदमा चल रहा होता है, तो उनकी पुलिस के सामने वेरिफिकेशन कराई जाती थी कि कौन, आप पहचानोगे ये वहां पर थे या नहीं थे। लेकिन उससे पहले जब हाजिरी लेते वक्त वही सभी व्यक्ति खड़े होते थे, कहते थे कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, ये है। पुलिस वाले सामने होते थे तो पहचान लेते थे हमें। तो मैंने कहा भाई पुलिस वालों को बाहर भेजो, जब हम अपनी हाजिरी देंगे और फिर इसके बाद हमें पहचानेंगे। अगर पहचान ले तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन वो नहीं मानते थे जज। जो उस वक्त जज से माननीय न्यायाधीश ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हमने ऐसा करवाया वहां पर। बहुत सी चीजें थी जो मुझे करने का, वहां जाके देखने का और उसके समाधान करने का मौका मिला। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। चौधरी साहब, आपके समाज सेवा के क्रम में और भी 2-3 चीजें ऐसी है तो सैकड़ों, जिसकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। राजा नाहर सिंह जी की हवेली में जिस प्रकार से आमदनी के लिए जो चीजें चल रही थी, उसको आपने राष्ट्रीय और एक स्वाभिमान की चीजें मान करके वो बंद करवाया। मैं उस चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता अपने मुंह से, क्योंकि वो अनैतिक चीजें हैं जिससे समाज जो है ना कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाता, उसको आपने बंद करवाया। ऐसे ही एक और 2 चीजें हैं, जो अंडमान निकोबार में लेजर शो होता था, उसको भी आपने, जो टिकट लगता था, उस पे भी आपने अपनी पहल की, और भी बहुत सारे विषय आपके जहन में है। तो ये सब कैसे, क्या? देखिए, ये राजा नाहर सिंह जी के महल में कि 2002 में एक शराब का बार खोल दिया जाता है। राजा नाहर सिंह वह क्रांतिकारी थे जो 1857 की क्रांति के उत्तर भारत की सुरक्षा उनके अंतर्गत थी, और दिल्ली को 134 दिन तक आजाद करा दिया था। यहाँ 10-20 हजार अंग्रेजों की हत्या की गई थी और यहाँ से उनको भगा दिया गया था।
लेकिन एक झूठे षड्यंत्र करके और ये कहकर के अंग्रेज आपसे समझौता करना चाहते हैं, उस वक्त के जो राजा थे उनके साथ आप आइए और अंग्रेजों से समझौता करने के लिए आप आए, और वो झूठा संदेश भिजवाकर और बल्लभगढ़ से उनको यहाँ दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली रास्ते में उनको गिरफ्तार करके उनको फांसी दी गई। फांसी दी गई चांदनी चौक पे 1858 9 जनवरी 1858 को। आज तक दिल्ली में उनका कोई स्मारक नहीं है। एक स्मारक मैंने खुद बना रखा है, जो एक स्तंभ हम बहुत से व्यक्तियों के सहयोग से, साथियों के प्रयासों से वहाँ पर 26-27 वर्षों से हवन कर रहे हैं, और मैंने खुद एक वहाँ पर एक स्तंभ बना रखा है, शहीदी स्तंभ। फिर एक व्यक्ति ने जो मथुरा के थे उन्होंने उसके ऊपर प्रतिमा भी लगाई है। तो वहाँ पर हम हवन करते हैं और मांग कर रहे हैं कि इतने बड़े क्रांतिकारी का दिल्ली में सैकड़ों स्मारक बने हुए हैं, संग्रहालय बने हुए हैं, तो वो बना दीजिए, लेकिन आज तक नहीं बनाया। जहाँ तक बल्लभगढ़ के महल की बात है, वहाँ पर 2002 में हरियाणा सरकार के द्वारा शराब का बार खोल दिया गया। कितनी मतलब गैर कानूनी रूप से, मेरे पास उसके सारे तथ्य हैं। 100 साल से अधिक की जो भी पुरातत्व विभाग की भवन होता है उसमें कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं किया जा सकता, उसको संरक्षित करने की जरूरत है, वो सरकार के अंतर्गत है तो, लेकिन वो उसमें खोल दिया गया। मुझे भी 2000 शायद 12-13 में 14 में पता लगा। मैंने भी प्रयास किया। मैं 3 साल तक वहां पर लगातार लगभग हर महीने की 6 तारीख, जो कि उनका जन्मदिन होता था, उनका जन्मदिन भी पहली बार मनाना मैंने ही आरंभ किया था। उससे पहले उनका जन्मदिन मनाया ही नहीं जाता था। इसी प्रकार से महाराजा सूरजमल का 13 फरवरी का जन्मदिन भी पहले कभी मनाया ही नहीं जाता था। इसी तरीके से बटुकेश्वर दत्त जी का जो 20 जुलाई का पुण्यतिथि होती है वो मनाई ही नहीं जाती थी। ऐसे अनेकों क्रांतिकारियों के जीवन जो जिन्होंने देश के लिए बलिदान हुए, जो क्रांतिकारी थे, उनके जन्मदिन मनाया ही नहीं जाता था, किसी की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती थी, भूल गए थे लोग बाग। तो ये कुछ आरंभ किया और वो महल का शराब का बार लगभग 3 महीने तक मैंने वहां पर जाकर, हर महीने की 6 तारीख को मैं खुद बैठना शुरू हुआ वहां पर। कई महीने तक अकेला बैठा, फिर 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 आदमी हुए, और उनके महल में 2021 में उनके महल में सरकार के विरोध करने के बावजूद पहली बार उनका जन्मदिन मनाना आरंभ किया गया। मैंने वहां आसपास के सभी गांवों में साइकिल यात्रा निकाली और साइकिल यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया और लोगों को कहा कि आइए। इतने लोग आ गए कि सरकार के दरवाजे सरकार बंद नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने मना कर दिया था, पुलिस ने भी मना कर दिया था, लेकिन लोगों की संख्या देखकर वो हमने जबरदस्ती महल में हवन किया और अब वो लगातार चल रहा है। और अब महल में शराब का बार बंद हो गया था, बंद कराया गया, और अब वहां पर होटल मोटल बंद कराने की बात चल रही है, जिससे वहां पर एक राजा नाहर सिंह जी का संग्रहालय बनाया जा सके। चौधरी साहब, देश के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनको कौन नहीं जानते हैं, देश के लोग तो जानते ही हैं, इसके अलावे देश से बाहर के लोग भी जानते हैं, लेकिन बड़ी विडंबना, उनके गांव तक जाने का मार्ग नहीं, जहां सरकार कहती है कि देश में कोना कोना सड़कों से पार दिया गया, और आप वहां तक साइकिल की यात्रा किए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए विपिन रावत जी, ये बहुत खेद का विषय है। विपिन रावत जी जब जीवित थे और सीडीएस थे, उससे भी पहले से वो जब भी देहरादून जाते थे, ऐसे अखबारों भरे पड़े हैं, वो मांग करते थे वहां के मुख्यमंत्रियों से, सरकार से, कि मेरी इच्छा है, मैं देश के बड़े से बड़े जहाज में, तेज चलने वाले जहाज में बैठ चुका हूं, लेकिन मैं अपने गांव में गाड़ी में बैठ के आना चाहता हूं। लेकिन उसके वो अपने जीते जी अपनी गाड़ी में बैठ के नहीं जा, गांव में नहीं जा सके। उनके देहांत के कुछ दिन के बाद ही मैंने 8 दिसंबर को उनका देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर में। और मेरे पास जो पत्र है मिलता है वो 29 तारीख का मिलता है, मतलब दिसंबर का ही पत्र मिलता है। तो मैं जब से उस पर कार्रवाई शुरू की, और 2022 में हम वहां पर हर घर तिरंगा अभियान, जो कि हमने उनके घर पे जाके उनके परिवार को तिरंगे लगाए। यहाँ से कुछ कारगिल के विजेता और दूसरे हमारे साथ सेना के बड़े अधिकारी, कर्नल रामहीर जी और दूसरे कारगिल विजेता सतबीर सिंह जी और बहुत से व्यक्तियों के साथ हम यात्रा लेके गए, और सरकार से मांग की थी कि जब तक हम आएंगे यहाँ पर 13 अगस्त को, उससे पहले यहाँ पर कच्चा रोड पहुंच जाना चाहिए। तो उस दिन तक तो
लगभग पहुंच गया था। हम 100-200 मीटर नीचे पहाड़ से उतर के गए थे, लेकिन उसके बाद 22 से लेके 25 आ गया है और आज तक सिर्फ वो कच्चा रोड ही है वहां पर, वो पक्का रोड हुआ नहीं है अभी। उसकी रोड की सिर्फ चारदीवारी हो रही है। उसके बाद मैं एक बार साइकिल यात्रा पे भी गया, वहां से रेल से गया और जहां तक रेल जाती है उससे आगे 20, 40, 50 किलोमीटर साइकिल पे गया। तो साइकिल यात्रा भी की और बहुत सी जगह वहां ज्ञापन दे के आया, यहाँ ज्ञापन दिया। देहरादून में मैं 3 ज्ञापन दे चुका हूँ मुख्यमंत्री को, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी 5-7 दिए जा चुके हैं। आज तक उस गांव में सड़क नहीं पहुंची है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। चौधरी साहब, देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं, साथ में जो सड़क परिवहन मंत्री है उनका भी सार्थक प्रयास है कि देश में जितनी सड़कें तेजी से बनाई जा रही है देश के विकास के लिए, वो सार्थक है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, अगर 1 साल पहले कोई सड़क बनी और संबंधित विभाग की दूसरी सड़क बन रही है तो आपस में कनेक्टेड नहीं है, जिससे बड़ी असुविधा उत्पन्न होती है, जिसको आपने भी बड़ा झेला है और बाकी देश के बहुत नागरिक झेल रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं इसमें जो दिल्ली से आगरा एक सड़क लगभग 15-20 साल पहले बनी थी, उसका नाम मुझे ध्यान यमुना नहीं, एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस वे। और हमारे यहाँ से दिल्ली के चारों तरफ एक रोड बन रहा है, बन चुका है, वो भी लगभग 8-7 साल पहले बना, KMP KMP। उसका प्रधानमंत्री ने शायद शुभारंभ भी किया होगा। तो उन दोनों को आपस में जोड़ा नहीं गया। ये मैं 4-5 साल पहले जब वो बना KMP, उसके बाद मैं जब वहां से गुजरा तो मैंने देखा कि एक ड्राइवर को, वाहन चालक को 18-20 किलोमीटर ज्यादा घूम के आके उसके ऊपर चढ़ा जा रहा था। जो आगरा से इधर आ रहा है या इधर से उधर जा रहा है, दोनों को जोड़ने के लिए, जो कि सिर्फ ऊपर नीचे से उसका ज्वाइंट होना चाहिए था, जो कि 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, कुछ मीटर का ही होगा, लेकिन 18 से 20 किलोमीटर जब वाहन चालक को ज्यादा वाहन चलाकर उस पर चढ़ना पड़ रहा था, उतरना पड़ रहा था। ये कितने बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। और नितिन गडकरी जो सड़कों के जाल के, जैसे आपने कहा कि सड़कों के जाल बिछाने में माहिर हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, उन्होंने देश में जितना सड़कों का जाल बिछाया, विकास किया है, ये अब से पहले तो किया ही नहीं गया था। वो एक बहुत बड़ी क्रांति भी कही जा सकती है। लेकिन ऐसी ऐसी जानकारी उनके सामने नहीं आई, उन्होंने नहीं देखी या उनके अधिकारियों ने नहीं देखी, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आज के टाइम में अधिकारियों की पिछले 78 वर्षों में ना तो किसी राजनेता की, ना किसी अधिकारी की जिम्मेदारी, जवाबदेही सुनिश्चित ही नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की शीला दीक्षित की मेरे प्रयासों से ही की गई थी, उन्होंने लिख के दिया था कि ये पहले मना कर रहे थे, पर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पहले मना किया गया और फिर उन्होंने मुझे लिख के दिया कि हाँ ये जिम्मेदारी हमने निश्चित की है। लेकिन इसके अलावा आज तक किसी अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय नहीं है। CCS जो रूल बने हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि उच्च अधिकारियों का आदेश मानेगा, जो निर्वाचित प्रतिनिधि या मंत्री ने उनका आदेश मानेगा, ये करेगा वो करेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ऊपर से नीचे की बात टालने वाली बात है। तो उस रोड को नहीं जोड़ा गया था, जो कि मेरे 4-5 साल के प्रयास के बाद मुझे लिखित में बार बार अनेकों बहाने बनाए गए, जमीन अधिकृत नहीं है, ये बात है, दूसरे नीचे वाले रोड की जिम्मेदारी थी, अनेकों बार बहाने। सरकार के पास 1 लाख बहाने होते हैं काम ना करने के, 1 लाख रोज का काम होता है उनका। लेकिन अभी वो मेरे को लिख के आ गया है कि सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, कोर्ट से हम जीत गए हैं और अब हम इसको बनाएंगे। अगर उस वक्त बना दिया जाता, उसमें अब जमीन बहुत महंगी खरीदी गई है, उसको बनाया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में यात्रा करते वहां की संस्कृति से रूबरू होते हैं। हाल ही में कुछ दिन पूर्व जब आपका असम और सीमावर्ती इलाका अरुणाचल की यात्रा थी, वहां एक नई चीज देखने को मिली। उस छोटी सी कमियां, मैं इसको मानता हूं, सरकार की लापरवाही के कारण, जो वर्षों से, दशकों से होती आ रही है, जिसके कारण काफी लोग घटना के शिकार भी होते। वो क्या चीजें थी? असम, मेघालय, मणिपुर, ये सभी राज्य जो हैं, ये हम कह सकते हैं कि अभी तक उतने विकास नहीं हुआ है उनमें। लेकिन जो बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, ये असम और मेघालय, 2 राज्यों की जो सीमा है, वो एक रोड के बीच का डिवाइडर, फुटपाथ जिसको बोलते हैं, वो है। एक तरफ मेघालय है और एक तरफ असम है। वहां पे खानापाड़ा एक जगह है, उस खानापाड़ा जगह पे एक तरफ मेघालय है, एक तरफ असम है। असम के लोग व्यापार करने के लिए, दुकानों पे सामान लेने के लिए, या किसी की दुकान है, एक दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरे लोग इधर की तरफ आते हैं। वहां का जो बीच में फुटपाथ है, जो बॉर्डर कह सकते हैं दोनों राज्यों का, वो कहीं 1.5 फुट, कहीं 2 फुट, कहीं 2.5 फुट ऊंचा है और उसको कूद कर, उसको फांद कर जाना पड़ता था, जिससे
खानापाड़ा जो जगह है उस पर बहुत सी दुर्घटनाएं होती थी। हर साल 10-20 व्यक्तियों की शायद मृत्यु भी होती रही हो, ऐसे व्यक्तियों ने वहां पे मुझे बताया। तो मैंने आके इसका प्रयास किया कि भाई ऐसा क्यों है। ये दो, बोले जी वो दो राज्य अलग अलग हैं। तो दो राज्य अलग होने का मतलब दो देश तो नहीं है, वो एक देश के दो राज्य हैं। तो उनको क्यों ना, अगर वहां पे हम अंडरपास बना दें, फुट ओवर ब्रिज बना दें, या मतलब हम उसकी व्यवस्था करें। देश में बहुत सी जगह व्यवस्था हो रही है, लेकिन वो नहीं की गई थी। अभी मुझे 6 महीने पहले ये लिख के आया कि हम उसका अंडरपास, या कई जगह पे अंडरपास और कई जगह दूसरा जो ऊपर का होता है वो बनाएंगे, फुट ओवर ब्रिज, और हम उसको आने जाने की सुविधा देंगे। ये लगभग 4 साल के प्रयास के बाद ये किया गया। मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कहना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि सबसे जरूरी अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित होना है, और नागरिकों को जागरूक करने के लिए नागरिक अधिकार कर्तव्य संहिता, अनेकों विद्यार्थी कर्तव्य संहिता, अधिकारी कर्तव्य संहिता, ऐसी 20 कर्तव्य संहिता हैं जो नागरिकों को जागरूक करेंगी, नागरिकों के हक अधिकार को उनके हक अधिकार दिलवाएंगी। और वो हक अधिकार जब भी मिल सकते हैं जब नागरिक अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही निभाए। अपना कर्तव्य निभाकर ही किसी भी व्यक्ति को अपने हक अधिकार मिल सकते हैं। एक जागरूक नागरिक अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही, कर्तव्य निभाकर सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को उनके हक अधिकार दिलवा सकता है। ये आज के टाइम की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे कि देश में विकास जो हो रहा है, देश की जो व्यक्तिगत विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत जरूरी, बहुत जल्दी होगा, और इससे देश हमारा विकसित होगा। चौधरी साहब, मैं बहुत जगह इंटरव्यू कर चुका हूँ। प्रत्येक महलों में अलग अलग चित्र लगी होती है, अलग अलग कलाकृतियां बनी होती, लेकिन आपके इस महल में मैं उन महापुरुषों की तस्वीर देख रहा हूं जिनको लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। क्या संकेत उन आने वाली पीढ़ियों को? देखिए, वो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये सभी क्रांतिकारी भी गाया करते थे और देश में भी बहुत व्यक्ति सुनाते थे। लेकिन आज ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो कहावत थी ये सच हो रही है। आज के टाइम में लोग इसको भूल गए हैं, और कहीं पर बहुत कम ऐसे स्थान हैं जो ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। वो भी जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं, इसमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के युवाओं की जो स्थिति है वो देशभक्ति, देश समाज सेवा में बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। आज मतलब बहुत सी जगह हम देखते हैं कि बुजुर्ग तो आते हैं, उनके बच्चे नहीं आते हैं, पोते नहीं आते हैं, जिससे ये जो शहीदों के सम्मान की जो प्रक्रिया थी, ये परिकल्पना थी, ये खत्म होती जा रही है, और ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक होगी। जिस युवा को अपने देश का इतिहास, अपने देश की क्रांति या अपने देश का जो बलिदान है वो याद नहीं रहेगा, वो युवा समाज में आगे बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिगर पिछले इतिहास के भविष्य बनना बहुत मुश्किल होता है। चौधरी साहब, हाल ही में 22 अप्रैल को देश में एक बहुत बड़ी भयंकर घटना घटी, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। बहुत बड़ी संवेदना। 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ, वो सीधा सीधा सनातन पे प्रहार था, और आप वहां पे गए, श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कुछ इसके बारे में आप देखते हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि वहां पे श्रद्धांजलि देने का मुझे अवसर मिला। उस स्थान पर तो मैं नहीं पहुंच पाया, उससे कुछ एक किलोमीटर के लगभग बताया जा रहा था कि आगे था, वहां से पैदल रास्ता था। लेकिन जहां तक स्कूटर गया और जहां तक आगे जाने की मनाही थी, वहां तक मैं गया और मैं वहां पर श्रद्धांजलि दी। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, और जाने में कुछ कठिनाई भी आई। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैंने जो कपड़ा पहन रखा था वो भगवा पहन रखा था। मैं जिस भी क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और इन कार्यक्रमों में जाता हूं तो भगवा कपड़ा पहनता हूं, तो वहां भी पहन रखा था, और उससे वहां पर ज्यादा ऐतराज था। वहां के कुछ सुरक्षा कर्मियों ने भी कहा कि आपका जो कपड़ा है, एक तो ये गलत है और आप इस समय स्थान पर नहीं जा सकते सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन बहुत से आग्रह करते हुए मैं वहां तक गया। मैंने वहां पर अनेकों स्थानों पर रुककर उन सैनिकों का सम्मान किया, उनको तिरंगे लगाए।
ये तिरंगे मैं अभी तक 28,000 लगा चुका हूँ। 2016 में कादीपुर से ये आरंभ किया गया था, बहुत से क्रांतिकारी परिवारों के साथ मिलकर हर घर तिरंगा अभियान, हर व्यक्ति तिरंगे लगाए। तो उसके बाद फिर सरकार ने भी ये आरंभ किया और बसों के ऊपर भी लगाने का प्रयास हमने किया था, रेल के ऊपर भी किया था, अनेकों जगह किया था, कुछ मान भी लिया गया। तो ये मेरा ये कहना है कि मैंने सबको तिरंगे लगाए वहाँ पर, और जाते हुए जितने भी मैं लगा सका, अधिकारियों को भी जो ड्यूटी पर थे उनको लगाए। तो मैं गया, बहुत सी जगह मुझे मना भी किया गया कि आप नहीं जाना चाहिए आपको, लेकिन मैंने आग्रह करके मैं गया और मैं वापस आया। इसके लिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। चौधरी साहब, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस प्रकार से धीरे धीरे लोग कहीं ना कहीं, सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग अपने परिजन को भूलते जा रहे हैं और जो एक संस्कृति पुरानी होनी चाहिए वो नहीं रख पा रहे हैं? मैं तो इसमें यही कहूँगा कि जो व्यक्ति, जो युवा अपने हक अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नहीं निभा सकता और उनको उनके हक अधिकार उनके जो हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण से वो व्यक्ति या युवा भविष्य में कामयाब होने में उसको बहुत बड़ी कठिनाई आती है। इसलिए अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, अपने इतिहास को याद करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए, जिससे व्यक्तियों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। हमारे साथ थे चौधरी हरपाल सिंह जटराना जी, जिन्होंने देश हित के लिए, समाज हित के लिए, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए और बहुत सारे प्रयत्न को सरकार ने स्वीकारा भी, न्यायालय ने स्वीकारा भी। और चौधरी साहब ने उन युवाओं को एक संकेत दिया है कि अगर आप अपनी संस्कृति से विपरीत चलेंगे, वांछित रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना है तो अपने देश और अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को आगे बढ़ाते रहे। चौधरी साहब हमारे द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, बड़ी साफगोई से उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने अपने शब्दावली से उन लोगों को संकेत दिया कि अगर देश है तो हम हैं, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। उन सैनिकों का सम्मान करें, उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपने दिल में बसाएं जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। बहुत बहुत नमस्कार चौधरी साहब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।